नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। अलग अलग हम ज्योग्राफी में टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इससे पहले हमारा 10वां नंबर का टॉपिक चल रहा था पठार पर्वत मैदान पर आधारित। लास्ट वाला पार्ट साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज से हमारा 11 नंबर का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो कि है वायुमंडल की संरचना। इसमें टोटल प्रश्नों की जो संख्या है वो है 63, जिसको हम पार्ट वाइज देखेंगे। तो एक पार्ट में 21 प्रश्न और एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक का। प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न है कि पृथ्वी जो है उसके वायुमंडल का उस कितना परसेंट भाग जो है वो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वो देखने को आपको मिलता है। 29%, 57%, 76% या फिर 97%, कौन सा इनमें से सही होगा? पृथ्वी के वायुमंडल का कितना परसेंट भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही आपको देखने को मिल जाता है? चलिए आंसर की बात करते हैं। तो 97%, एक बड़ा हिस्सा आपका इसमें कवर हो जाता है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक। तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दूसरा, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, गलत कथन आपको जो है वो छांटना है। पहला कह रहा है कि वायुमंडल की जो ऊपरी सीमा होती है वो लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। तीसरा ऑप्शन है ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में भी वृद्धि होती है। और डी ऑप्शन है वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस और ऊपरी स्तर में हल्की गैसों की प्रधानता है। तो आपको छांटना यहाँ पर यह है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो गलत कथन आपको छांटना है, बताना है। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो ऑप्शन ABCD में से चलिए फिर आंसर की बात कर लेते हैं। तो आपका आंसर जो है सी वाला यहाँ पर गलत लिखा हुआ है कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में भी वृद्धि होती है। तो ये आपका कथन गलत है। बाकी सभी पढ़ लीजिए जो कि सही है, कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। और डी वाला वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस और ऊपरी स्तर में हल्की गैसों की प्रधानता है। अब ये भी समझना जरूरी है कि आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो गलत क्यों है, इसको भी समझिए। देखिए, जो हवा में आपकी आर्द्रता, नमी जिसको हम कहते हैं ना, वो जो मौजूद होती है वो आपकी कहलाती है जलवाष्प। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हवा में मौजूद जो जलवाष्प होती है उसको हम आर्द्रता कहते हैं। तो ये जो जलवाष्प होती है डिपेंड किस पे करती है? तो ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, तापमान पर। हवा द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो पूरी तरीके से तापमान पर निर्भर करती है। अब जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होती है, प्रश्न में यही तो लिखा था इस लाइन में, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है वो धीरे धीरे घटता जाता है। और इसकी भी एक लिमिट होती है। वो लिमिट आप याद रख सकते हैं, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है, वो तापमान घटने लगता है। ये आपको याद होना चाहिए। अब इससे आपको ये भी समझ में आ गया, ऊंचाई बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर घट रहा है, और टेम्परेचर डिपेंड किस पे कर रहा है? इस जलवाष्प पर। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि इसलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटने पर जलवाष्प की मात्रा भी घटती जाती है, और यहाँ पर वृद्धि जो है वो लिखा हुआ था। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो वायुमंडल जो है उसका सर्वाधिक स्थायी तत्व जो है वो कौन सा है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, या फिर जलवाष्प है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व जो है वो कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर जलवाष्प? चलिए फिर आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका जलवाष्प जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वाधिक स्थायी तत्व। यही आई थिंक वो प्रश्न था जो मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा भी था। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक स्थायी तत्व आपका जलवाष्प होता है।
और यही प्रश्न तब पूछा जाता है जब वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। तो देखिए अगला प्रश्न उसी पर ही है, चौथा प्रश्न, कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, बताइए। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा सही होगा। तो बेहद ही आसान सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है आपका सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है आपका होता है, तो यही सबसे ज्यादा पाई जाती है। कितने परसेंट, 78%। कहीं कहीं दशमलव में भी लिखा रहता है, जैसे ऑक्सीजन का परसेंटेज कहीं कहीं आपको 20.9 समथिंग लिखा रहता है, कहीं कहीं डायरेक्ट 21% लिख देते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो हाँ टिक करना होता है। पांचवा प्रश्न आपका है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, हीलियम है या फिर नियॉन है। बढ़िया प्रश्न है, बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस जो है वो कौन सी है। आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन। तो चलिए फिर आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका पहला ही ऑप्शन आर्गन जो है वो सही हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन जो है वो है। छठा प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल मुख्यतः गर्म जो है वो होता है। सूर्य की सीधी किरणों से, पृथ्वी से विकिरण द्वारा, पृथ्वी के अंदर की जो ऊष्मा है उससे, या पृथ्वी की गति के घर्षण से, कौन सा इनमें से सही होगा। तो वायुमंडल मुख्यतः गर्म जो है वो होता है, किससे होता है ये आपसे जो है वो बताना है। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि जो पृथ्वी जो है उससे विकिरण के द्वारा, बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। तो वायुमंडल मुख्यतः जो है वो गर्म होता है, बी वाला यहाँ सही होगा। इसी को दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं कि जो सूर्य है इसकी लघु तरंग, इधर लिख देते हैं, लघु तरंग विकिरण ऊर्जा, ये भी देखने को मिल जाता है कभी कभार। तो लघु तरंग विकिरण ऊर्जा से पृथ्वी जो है वो गर्म होती है, ये भी अगर ऑप्शन में देखने को मिले तो आप टिक कर सकते हैं। सातवां प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा युग्म तो वायुमंडल की जो गैसें हैं उनकी बढ़ती हुई मात्रा को जो है वो दर्शाता है। अब यहाँ पर अलग अलग क्रम दे रखे हैं, तो जल्दी से छाटिए, बताइए कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। तो बताना आपको कौन सा युग्म तो वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा जो है उसको जो है वो दर्शाता है। यानी कि सबसे पहले जो लिखा होगा सबसे कम में होगा, क्योंकि बढ़ती मात्रा यानी कि लास्ट में सबसे ज्यादा वाला मात्रा वाला आएगा। तो सबसे ज्यादा किसका परसेंटेज है, नाइट्रोजन का है, मैंने आपको बताया था। नाइट्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो बी वाला आंसर बिल्कुल नहीं होगा, डी वाला आंसर बिल्कुल नहीं होगा। बचे आपके ए और सी में से। अब देख लीजिए, नाइट्रोजन से पहले ऑक्सीजन दोनों में ही आ रही है, बिल्कुल सही है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है और यहाँ ओजोन आ रही है, दोनों में किसमें ज्यादा परसेंटेज है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में है। ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी सबसे कम ओजोन में, उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, उससे ज्यादा ऑक्सीजन और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। ये आपका जो है वो सही क्रम जो है वो हो जाएगा। तो आसानी से आप जो है इसे याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न आठवां, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, आपको बताना है। क्लोरीन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आपको बताना यह है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव जो है उसके लिए उत्तरदायी है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। कौन सी गैस ग्रीन हाउस जो प्रभाव है उसके लिए उत्तरदायी है। क्लोरीन, CO2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वो सही हो जाएगा। और इसकी काफी बार मैं ट्रिक बता चुका हूँ, मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसेस। मी से आपका मीथेन, और ना से नाइट्रोजन, का से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवा से जलवास। इस टाइप से मैंने काफी बार आपको बताई है। नवा प्रश्न है, सूर्य की तीव्र जो किरणें हैं उनके द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा जो है वो करती है।
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या फिर ऑर्गन? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। बेहद ही आसान सा प्रश्न है, सभी जानते हैं कि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं उससे कौन सी परत हमारी रक्षा करती है, तो ओजोन परत। आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 10वां प्रश्न आपका है कि पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। अवरोही मतलब बड़े से छोटे के क्रम में। नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑर्गन हो गया, नियॉन हो गया। तो सबसे पहले क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा, यानी कि एक नंबर देखिए चारों में ही है। नाइट्रोजन के बाद कौन सा नंबर आता है, तो आपका नंबर आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का नंबर है 3, यानी कि डी वाले में 3 नहीं दे रखा है, डी वाला यहां से कट जाएगा। उसके बाद आपका नंबर आता है ऑर्गन का, तो उस आधार पर आपका चौथा वाला होगा। पर देखिए चौथा ना तो बी में है ना ए में है, केवल सी में है, तो बस यही सी वाला आपका क्रम सही हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर आपका आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा आपका आर्गन, उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड और लास्ट में आपका नियॉन। तो ये आपका अवरोही क्रम हो जाएगा पृथ्वी के वायुमंडल में जो गैस है उनका सही क्रम। 11 नंबर का प्रश्न आपका है, भूपृष्ठ जो है उससे परावर्तित अवरक्त जो विकिरण है उसके अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं, सौर तापन कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं या फिर भूकंपीय प्रभाव कहते हैं? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, चलिए फिर आंसर की बात कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो सही हो जाएगा। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त जो विकिरण है उसके अवशोषण के द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर की, वायु में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? 0.94, 0.03, 78.03, 85.02। नाइट्रोजन का परसेंटेज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दशमलव में करके भी पूछ लिया था और डायरेक्ट भी पूछ लिया था। अब यहाँ पर दशमलव करके पूछा गया है, तो आपका आंसर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? सी वाला सही हो जाएगा, यानी कि 78.03 ये आपका परसेंटेज होता है। 13 नंबर प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की जो परतें हैं उसकी क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। वायुमंडल में जो परतें होती हैं उनका सही क्रम के आधार पर आपको छांटना है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। बताइए फटाफट से कौन सा आंसर जो है वो सही होगा। तो चलिए फिर आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा, तो आपका ऑप्शन सबसे पहले जो आएगा वो आएगा परिवर्तन मंडल, और केवल इसमें बी वाले में देखिए दे रखा है परिवर्तन मंडल। उसके बाद आपका आएगा समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर आयतन मंडल। इस टाइप से आपका क्रम जो है वो चलेगा। और हो सकता हो परिवर्तन मंडल आपने ना सुना हो, तो परिवर्तन मंडल क्षोभ मंडल को ही कहते हैं, क्योंकि वर्ड ही इसमें परिवर्तन लिखा है। मौसम संबंधी जो सभी घटनाएं होती हैं किसमें होती हैं, इसी में होती हैं, तो इसीलिए नाम इसका सभी परिवर्तन के कारण ही जो नाम है इसका वो परिवर्तन मंडल जो है वो पड़ा है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 कि वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या होता है? टेम्परेचर होता है, वायुदाब होता है, संगठन होता है, घनत्व होता है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सा मुख्य आधार होता है वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि जो परतें हैं उनमें विभाजित करने का मुख्य आधार? चलिए फिर आंसर की बात करते हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो आपका टेम्परेचर, तापमान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तापमान जो है अलग अलग परतों में अलग अलग आप देखते हैं कि किसमें ऊंचाई पर जाने पर तापमान घट रहा है, किसी में बढ़ रहा है, तो ये आपका मेन आधार हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न आपका है कि क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग जो है वो कितनी है? 8 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर या फिर 22 किलोमीटर? कौन सा इनमें से सही होगा? चलिए फिर आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका 14 किलोमीटर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग 14 किलोमीटर जो है वो है। और वैसे आप देखेंगे तो ये 10 से 12 किलोमीटर करके भी काफी जगह लिखा देखने को मिलता है, पर देखिए ऑप्शन में 10 से 12 के आसपास कोई है ही नहीं।
8 है, जो कि काफी कम है। तो उस आधार पर भी एक औसत के तौर पर, क्योंकि प्रश्न में वर्ड यूज किया गया था ना कि औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, तो उस आधार पर 14 किलोमीटर वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो कई बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो जाना होता है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। बताइए, क्षोभ मंडल को कहा जाता है, समताप मंडल को, आयन मंडल को, या फिर मध्य मंडल को? कौन सा इनमें से सही होगा? किस मंडल को संवहन मंडल भी जो है वो कहा जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, या फिर मध्य मंडल? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन क्षोभ मंडल बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। 17 नंबर प्रश्न आपका है कि किस ऋतु में क्षोभ मंडल जो है उसकी ऊंचाई में वृद्धि जो है वो हो जाती है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं? चलिए आंसर की बात करते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु वो ऋतु है जिसमें क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि आपको देखने को मिलती है। 18 नंबर प्रश्न आपका है कि क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई जो है वो कितनी है? 6 किलोमीटर है, या फिर 8 किलोमीटर है, या फिर 12 किलोमीटर है, या फिर 18 किलोमीटर है? यहाँ पर औसत वर्ड यूज नहीं किया गया है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम वर्ड यूज किया गया। अधिकतम ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो चलिए फिर आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर 18 किलोमीटर जो है वो सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर जो है वो है। 19 नंबर प्रश्न आपका है कि क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य जो ह्रास की 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक कितने मीटर हेतु जो है वो होती है? स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि कितने मीटर और ऊपर जाने पर कितना जो है वो घटता है। तो बताइए, 146 मीटर, 156 मीटर, 166 मीटर, या 176 मीटर? कौन सा इनमें से सही होगा? ये सभी प्रश्न आप देखते हैं घूम फिर कर सभी पेपर में जो है वो पूछे जाते रहते हैं, तो ये आपको एकदम रटे ही होने चाहिए। चलिए फिर आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आप क्या कहेंगे? 166 मीटर आपका सही होगा। जो ऊपर मैंने लिख के बताया था वो दूसरा था, यहाँ पर क्षोभ मंडल पूछा गया है, और क्षोभ मंडल में वैसे 166 यहाँ लिखा है, वैसे अगर देखेंगे तो 165 ही अधिकतर देखने को मिलता है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उसकी औसत दर से घटता है, तो ये आपका ह्रास इसीलिए वर्ड यूज किया गया था। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 165 दिखे ऑप्शन में तो 165 को भी टिक कर सकते हैं, वैसे यहाँ 166 जो है वो लिखा हुआ है। देखते हैं हमारा अगला और सेकंड लास्ट प्रश्न। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 21 प्रश्न हम आपको कराएंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। 20 नंबर प्रश्न है, क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि यह सूर्य के निकटतम है, इसमें आवेशित कण है, ये पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है, या फिर इसमें ऊष्मा जो है वो पैदा होती है? कौन सा इनमें से सही होगा? तो चलिए फिर बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा? तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि ये पृथ्वी के पृष्ठ से जो है वो तप्त हो जाती है, ये इसका रीजन जो है वो होता है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे ही पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी क्रिएटर जुड़ सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच स्थित जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए, समताप सीमा कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं, मध्य सीमा कहते हैं, बाह्य सीमा कहते हैं? क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या नाम से जाना जाता है?
तो चलिए फिर आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो क्षोभ और समताप का जो है वो क्षोभ सीमा कहलाता है। बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल से ही इसको जोड़कर याद कर लीजिएगा, किसी चीज से ऐड किए रहते हैं तो याद करने में जो है वो आसानी रहती है। आपका क्षोभ सीमा जो है वो सही हो जाएगा। सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक जो घनत्व होता है वो कहाँ पर होता है। ए ऑप्शन है क्षोभ मंडल, बी ऑप्शन है समताप मंडल, सी ऑप्शन है मध्य मंडल, डी ऑप्शन है आयन मंडल। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। साथ ही साथ लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। और इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।